पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पाठ को समझने के लिए हमें सेक्शन कटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक पौधे के बाहरी भाग से या हम देखें किसी भी जीव की बाहरी बनावट से क्या हम कोशिका के अंदर या उस जीव के अंदर की बनावट से को जान सकते हैं? नहीं। उसके अंदर की बनावट को जानने के लिए हमें उसके शरीर के अंदर की संरचना में झांकना होगा, और शरीर के अंदर की संरचना में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? चूंकि यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना, तो इसके लिए हमें उनका सेक्शन कटिंग करना पड़ेगा। और जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनके पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि के बारे में हम समझ सकेंगे। और इसी एनाटॉमी का श्रेय एन ग्रीप को जाता है। इन्हें ही फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, अर्थात इन्होंने ही आंतरिक संरचना, पौधे की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। आपने देखा होगा जब एक कोश के जीव होते हैं तो उनकी सभी क्रियाएं तो एक कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती हैं, विभिन्न उपापचयी क्रियाएं। किंतु हाँ, जो बहुकोश के जीव होते हैं उनकी क्रियाओं को समझने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, और इन कोशिकाओं में अलग अलग कार्य, स्थिति के अनुसार इनका कार्य होता है। अब आप देखेंगे जो एक समान कोशिकाएं दिख रही हैं, एक जैसा कार्य, एक जैसा आकार, तो इन्हें कहा गया ऊतक। हिस्टोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले मिस्टर मेयर ने बता दिया था, लेकिन हाँ, मिस्टर बिचट ने टिश्यू के बारे में बताया था। उन्होंने जब वो एक जगह से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि खेत में कुछ जड़ें लिपटी हुई पड़ी हुई हैं। या आप देखिए कि हमारे घर में जो सुतली होती है गुथी हुई पड़ी रहती है, तो वैसे ही ये ऊतकों की संरचना से उन्होंने अंदेशा लगाया था, और ये कॉन्सेप्ट उनके मन में आया। तो जो एक समान कोशिकाएं दिख रही हैं, इनका कार्य भी एक जैसा है, तो इसे उन्होंने ऊतक कहा। लेकिन इन कोशिकाओं का उत्पत्ति एक स्थान से होना चाहिए। जैसे आप मनुष्य का ही शरीर ले लीजिए, मनुष्य के शरीर में विभिन्न तंत्र होते हैं, तो एक तंत्र का काम एक तंत्र की कोशिकाओं से संपन्न होता है। लेकिन हाँ, विभिन्न तंत्र की कोशिकाएं, एक ही कोशिकाएं विभिन्न तंत्रों का काम नहीं करती हैं। ऐसी ही बात होती है हमारे इन पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना में। अब इनकी आंतरिक संरचना में इंटरनल स्टडी में हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। एक बीजपत्री जड़ के बारे में, द्विबीजपत्री जड़ के बारे में, एक बीजपत्री तने के बारे में, द्विबीजपत्री तने के बारे में, एक बीजपत्री लीफ के बारे में, द्विबीजपत्री लीफ के बारे में, कि इनकी जो बनावट है आंतरिक स्तर पर वो कैसी है, ये हमें इस पाठ में दिखाई देगी। हाँ, इन पौधों में कुछ वेस्कुलर बंडल भी होते हैं, और इन अंगों के जो अलग अलग नाम हैं उन नाम के भी अलग अलग कार्य हैं, वो भी हमें ये पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना में हमें दिखाई देगा। आपने सोचा होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, और हमने कई बार चर्चा भी की है इन बातों पर। जब ये बीज अंकुरित होता है तो एक ब्रांच नीचे और एक ब्रांच ऊपर जाती है, और ये ब्रांच ऊपर आके जब नन्हा पौधा कुछ दिनों बाद हम देखते हैं बड़ा पेड़ बन जाता है, और पेड़ बनने के बाद ये चौड़ाई में
मोटाई में भी बढ़ जाता है। जानते हो ये किसके कारण होता है? ये द्वितीयक वृद्धि के कारण होता है। ये द्वितीयक वृद्धि को भी हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। और ये जो द्वितीयक वृद्धि है, जब इसमें एक पूरी रिंग बन जाती है तो वो कहलाती है वार्षिक वलय। वो भी इस पाठ में सीखने वाले हैं। और अंतःपुड क्या है, सेपबुड क्या है, लेंटिसेल्स क्या हैं, बहुत सारी जानकारी हमको इस पाठ में मिलने वाली है। अब ये जो नन्हा बीज से एक बड़ा पेड़ बना, तो ये जो पेड़ बना इसमें खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य, पत्ती में जो भोजन बना वो सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य, ये भी एक प्रक्रिया है वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत। एक संवहन तंत्र होता है। तो ऐसे हम इस पाठ में ऊतक तंत्र, बाह्य त्वचा तंत्र, ग्राउंड ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र, इस प्रकार से हम ये जानकारी इस पाठ में चर्चा करने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं ये वैस्कुलर बंडल की टाइप। ये वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में भी पाए जाते हैं, तने में भी पाए जाते हैं और पत्ती में भी पाए जाते हैं। जब हमने इनके टाइप देखते हैं, वैस्कुलर बंडल का आपने समझ गए हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है, संवहन का और बने बनाए भोजन को पहुंचाने का इनका मुख्य काम होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? संयुक्त, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कंजॉइंट। दूसरा है रेडियल और तीसरा है कंसेंट्रिक, संकेंद्री। और रेडियल को हम क्या बोलते हैं? अरी। अब हम देख लेते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल किसे कहेंगे। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल वो होता है जो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई पर पाए जाते हैं। ये देखिए, एक ही रेडियाई पर हैं, एक ही त्रिज्या पर दोनों पाए जा रहे हैं। इसकी भी 2 टाइप होती हैं। एक होता है कोलेट्रल और दूसरा होता है बाइकोलेट्रल। तो जो कोलेट्रल है इसकी भी 2 टाइप देखने मिल रही है हमको। एक है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। तो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में क्या है? जिस वैस्कुलर बंडल में यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? ओपन वैस्कुलर बंडल। और ये किस में पाया जाएगा? ये डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा, डाइकॉट में मिलेगा। तो इनका क्या, कैम्बियम होने के कारण ये द्वितीयक वृद्धि भी करते हैं। अब ये देखिए क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। तो कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल किसे कहेंगे? जिसमें जाइलम और फ्लोएम तो पाए जा रहे हैं लेकिन बीच में आप देखेंगे ये कैम्बियम नहीं पाया जा रहा, तो इसे क्या कहेंगे? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, यानी कि बंद संवहन पूल। अब आप देखेंगे कि ये जो वैस्कुलर बंडल है ये किस में मिलता है? ये एक बीजपत्री तने में पाया जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं अरी वैस्कुलर बंडल में। इसमें देखिए आप कि ये जाइलम और फ्लोएम तो पाए जा रहे हैं लेकिन ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग रेडियाई पर हैं। तो ये कौन सा वैस्कुलर बंडल होगा? रेडियल वैस्कुलर बंडल। और आप देखेंगे कि जो जड़ों में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एग्जार्स यानी कि बाहरी आर्क बनाते। कैसे? इनमें प्रोटोजाइलम जो होता है वो परिधि की तरफ होता है। तीसरी टाइप हम देख लेते हैं। अच्छा, कोलेट्रल का ही जो अपन ने एक टाइप देखी बाइकोलेट्रल। तो बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल किसे कहेंगे? जिसमें जाइलम तो सेंटर में है लेकिन फ्लोएम कैसा है? बाहर की तरफ। तो इसमें बीच में जाइलम रहेगा और दोनों तरफ, ये ऊपर और ये नीचे, दोनों तरफ क्या दिख रहा है? फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? कैम्बियम। तो इसमें आउटर कैम्बियम भी बनता है, आउटर फ्लोएम भी बनता है, इनर कैम्बियम भी बन रहा है और इनर फ्लोएम भी बन रहा है। तो बाइकोलेट्रल मतलब कि जो 2 बार बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? बाइकोलेट्रल। और बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाएगा? कुकुरबिटेसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी इत्यादि फैमिली के सदस्यों में ये पाया जाता है। तीसरी टाइप हम देख लेते हैं कंसेंट्रिक।
कंसेंट्रिक मतलब संकेंद्री, जिसके केंद्र में जाइलम है। तो इसमें केंद्र में जाइलम, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एम्फीक्राइवल और दूसरा होता है एम्फीबेसल। तो जिसके केंद्र में जाइलम है उसे क्या कहेंगे? एम्फीक्राइवल। जिसके केंद्र में देखिए ये जाइलम है और जाइलम को कवर किए हुए, पूरा कवर किए हुए है, कौन किए हुए है? फ्लोएम। तो इसे क्या कहेंगे? एम्फीक्राइवल। जानते हो ये किस में मिलता है? टेरिडोफाइट के जो मेंबर होते हैं, सिलेजिनेला या लाइकोपोडियम, उनमें ये बहुत अच्छे से आपको देखने मिलेगा। फिर आप देखेंगे एम्फीबेसल। एम्फीबेसल में फ्लोएम अंदर की तरफ है और जाइलम उसके बाहर की तरफ है, और ये किस में मिलेगा? मोनोकाट स्टेम में।